नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगती है जो एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है जिनका नाम है एमके रंजीत सिंह। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी है वो लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन लगातार घटती चली जा रही है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ गाइडेंस देनी चाहिए, जिसके चलते ये जो करंट लगने का जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी लाइन डली हुई है, क्योंकि वहां पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका प्रोडक्शन अच्छा खासा है, रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा खासा स्कोप है। तो बोलो उन तारों में उलझ करके जीआईबीज की डेथ हो रही है। ऐसे में सरकार को यहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग करनी चाहिए। इससे रिलेटेड मुद्दा अप्रैल 2021 में भी था, आज के 3 साल पहले भी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि आप ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करिए जिसमें ये जो ओवरहेड या जो ओवरहेड लाइंस जा रही हैं इनको आप अंडरग्राउंड कर दो। बट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ मुद्दों को उठा करके ये कहा गया कि देखो ये अभी पॉसिबल नहीं है। कारण कि एक तरफ तो हम चाहते हैं अपने आप को ग्रीन हाउस गैस एमिशन में मिनिमाइज करना चाहते हैं, 2070 तक हम कार्बन नेट न्यूट्रल भी रहना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन चीज़ों में एक गजब का डिलेमा आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तरफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, उसकी स्पीसी को हमें प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक इंडिविजुअल जो हमारे सिटीजन्स है, इंक्लूडिंग मी एंड यू, ओके, तो उनका जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में उसका वायलेशन है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड वाले एरिया में रहने वाले आदिवासी लोग हैं जो कि कंप्लीटली नेचर से कनेक्टेड है, उनको बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ में बहुत ज्यादा बुरा होता चला जा रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते। गरीब को ज्यादा मार पड़ती है जब भी बाढ़ आती है, पानी की कमी होती है। इसी तरीके से अगर एनवायरमेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसका सबसे पहले नुकसान एनवायरमेंट से कनेक्टेड जो ज्यादा कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स, उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आ गया कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई। वैसे देखा जाए ना तो ये मामला 21 मार्च के लगभग ही सॉर्ट आउट हो गया था, बट पब्लिक डोमेन में भी रिलीज हुआ है, राइट। बट अभी मुद्दा क्या है कि ये चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं वो हम समझेंगे। मोटी मोटी चीज आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर आर्टिकल 14 का मामला भी उलझा। वो कैसे आया? अगेन अंडमान निकोबार आइलैंड में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अपनी नेचर के साथ में, और उनकी कल्चर भी मोर और लेस उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। अब अगर वहां पर एनवायरमेंटल डैमेज होता है, उनका हैबिटेट लॉस होता है, तो उनको मजबूरन अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करके जाना पड़ेगा, तो उनकी कल्चर भी एडवर्स इंपैक्ट को सामना करेगी। तो कहने का मतलब एक इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ, उसकी कल्चर, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होगी। तो एक तरफ तो जहां पर एलीट क्लास हैं जो कि क्लाइमेट चेंज चाहे कितना ही हो रहा हो अपने क्लोज चैम्बर्स में रहते हुए, एसीज में बढ़िया अच्छी खासी फैसिलिटीज डेवलप करके रह रहे हैं, तो उनको तो इतना असर नहीं पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। वहीं दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटीज जो आप कह सकते हो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब आप बताओ आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में यह बात बिल्कुल क्लियर कह दी है कि राइट टू लाइफ होता है ना, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर होती है, राइट टू लाइफ का ही पार्ट है राइट टू हेल्थ। और राइट टू हेल्थ के अंडर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ भी नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं उनसे अगर आप बच रहे हो, आपका स्वास्थ्य बच रहा है, तब आपका आर्टिकल 21 प्रिजर्व है, प्रोटेक्टेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कदम उठाई है। और वो कदम क्या है? एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और उस एक्सपर्ट कमेटी को यह कहा है कि आप एक अप्रोच तैयार करो कि एक तरफ तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के कि हाँ जी हम हमारे यहां पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी, एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है, क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे जो आप कह सकते हो एनिमल्स हैं या स्पीसीज है, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करना है। तो इन चीजों के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए? यहां पर कोई बाइनरी इश्यू नहीं है, ईदर दिस और दैट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा। इसके अलावा पेटिशनर्स जो है उनके द्वारा क्या कहा गया वो ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कोशिशें की गई, बट कोशिशों के चलते गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशन दिखाई दी। लिमिटेशन अगेन मैं बता दूं कि राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की अभी कुछ पॉपुलेशन बची है, बताया जा रहा है 150 के लगभग, राइट। अब यहां पर सवाल ये आता है कि इन स्टेट्स में इनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, राइट। और वहीं दूसरी तरफ
रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे देश में। और राजस्थान और गुजरात की बात की जाए ना, तो बताया जाता है कि पूरे साल में 325 से ज्यादा दिन ऐसे होते हैं जो कि क्लियर सनलाइट देते हैं। तो ऐसे में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए राजस्थान और गुजरात वाले एरिया को अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो बेनिफिशियल रहेगा। बट वहीं पर उसी एरिया में जो ग्रासलैंड्स है जहां पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स रहते हैं, उनके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग इशू भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए आपको ओवरहेड पावर लाइंस डालनी पड़ती है। तो ऐसे में एक कॉम्प्रोमाइज कैसे निकला जाए, उसके ऊपर एक 9 मेंबर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है। एक ध्यान रखें, इस मेंबर, ये जो कमिटी बनाई गई है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये अपने आप में एक्सपर्ट्स की कमिटी है, जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ और। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से का मतलब हो गया एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अलावा, आई मीन टू से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी। इसमें कौन कौन है? नेशनल जो हमारा बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसकी तरफ से मेंबर्स है। इसके अलावा आप देखोगे कि पावर कंपनीज हैं, वहां पर जो अडानी अंबानी इनकी जो अलग अलग कंपनियां लग रही है जो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव भी उस कमेटी में रहने वाले हैं। इसके अलावा फॉर्मर और सर्विसिंग, दैट मीन्स पहले कोई ब्यूरोक्रेट जिन्होंने पावर मिनिस्ट्री या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में काम किया, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में, इसके अलावा एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंडर में किसी ने काम किया है, तो उन लोगों को भी यहां पर पार्टिसिपेशन मिला है। क्योंकि अल्टीमेटली काम क्या है कि देखो एक बैलेंस बनाया जाए कि कैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचाया जा सकता है और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव किया जा सकता है। तो कहने का मतलब एक बैलेंसिंग अप्रोच को डेवलप करने की यहां पर एक्सपेक्टेशन दी गई है, या फिर कहें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये रिपोर्ट 31 जुलाई तक आ जाएगी। इसके अलावा आगे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स दिए हुए हैं। सीधी बात है, हमने कह रखा है कि हाँ जी हम 2070 तक के कहने को कार्बन एमिशन में न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करेंगे उतना हम कैप्चर करने की व्यवस्था करेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी एमिट नहीं करेंगे। अब आप देखो तो उसके लिए हमें 2030 तक 500 गीगावाट, कितना 500 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन तैयार करना है, या फिर कहें नॉन फॉसिल फ्यूल, ये कोयला तेल इनको छोड़ करके जो नई टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर हम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं। अभी 2023-24 की बात करें तो हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी जितनी डेवलप की है ना, उसमें लगभग 9 से 10 गीगावाट के लगभग हमने डेवलपमेंट एडिशनल किया है। उसमें 8 से 9 गीगावाट तो अकेली रिन्यूएबल एनर्जी का। इसका मतलब इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस है इस बात को लेकर के। और आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर साफ साफ ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो अपने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जितने भी कमिटमेंट किए हुए उनके ऊपर खरा उतर रहा है। इवन बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो इंडिया फार बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि इंडिया कमिटेड भी है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि बहुत ज्यादा पेचीदगियों से भरा हुआ ये मामला है, क्योंकि एक तरफ आपके पास में इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, है ना, दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ले लो, राइट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हमें करना है, सोशल इक्विटी भी इंश्योर करनी है कि गरीब को ज्यादा मार ना पड़े। आज के हालात क्या बताए जा रहे हैं, आज भी जब हमने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर दिया, उज्ज्वला जैसी स्कीम लॉन्च कर दी, उसके बावजूद भी हमारी महिलाएं दिन में 1.5 घंटा लकड़ियां चुगने में लगा देती हैं, और वो भी अनपेड लेबर है। अब यहां पर आप देखो कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी आती है तो वुमेन एम्पावरमेंट भी तो होगा ना, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक बैलेंस वाली अप्रोच डेवलप करने की कोशिश की जा रही है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वैसे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का साइड इफेक्ट हमें पता है, राइट टू लाइफ को सीधा थ्रेट है भाई। कितने लोग, 4 लाख के लगभग लोग तो प्रीमेच्योर डेथ ले लेते हैं, कारण खाने पीने को नहीं मिल रहा है या फिर कोई ऐसी बीमारी लग गई जो कि पूरी एक अप टू द एक्सटेंट जो एज होनी चाहिए वही नहीं ले पा रहे हैं। 2.5 लाख के लगभग लोग ऐसे हैं जो कि और ज्यादा, मतलब 6.5 लाख लोग ऐसे हो जाएंगे हर साल जिनकी डेथ केवल क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट इंपैक्ट की वजह से आ रहे हैं। राइट टू फूड पे सीधा इंपैक्ट है, ज्यादा कौन मरेगा, बेचारा गरीब। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि पूरी दुनिया में जब त्रासदी आ रही है तो हमें भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होने के नाते अधिकारों के बारे में सोचना होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट की गई है कि हमारे पास में कोई सिंगल अम्ब्रेला लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि हाँ जी आपका यह अधिकार है एनवायरमेंट के आधार पर। वो तो ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वहां पर गार्जियन के तौर पर काम करता रहता है और बार बार इंटरप्रिटेशन देता रहता है। पर सवाल क्या आता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ग्लोबल एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, जिसमें 25% तो अकेले इंडियंस की होने वाली है, तो भाई साहब हमें व्यवस्था अच्छी रखनी जरूरी है। अदरवाइज हमारे साथ में बहुत ज्यादा क्राइसिस रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहां पर ऑलरेडी बहुत सारा इनइक्वल सेगमेंट चल रहा है। होने वालों के पास में बहुत कुछ है, नहीं होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है।
तो ऐसे में एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ये कई साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। रेनफॉल का जो सिचुएशन आप देखो, कब कहाँ बरसात कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं बहुत कम हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि गुजरात और राजस्थान, जिन स्टेट्स की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, जहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छी अवेलेबल है, जहां पर एरिड डेजर्ट है, जहां पर सोलर एनर्जी के बहुत सारे स्कोप्स हैं, तो नो डाउट वहां पर हमें काम करना होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वहीं पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे जो हमारी जो स्पीसीज हैं, इनकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, अदरवाइज इकोलॉजी को भी हमारे लॉस हो जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन गई। वैसे आप देखो, पिछले साल की ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, ठीक है, मोटा मोटा अच्छा खासा हमने परफॉर्मेंस दी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, राइट। नो डाउट कई थर्मल पावर प्लांट्स भी खोले गए हैं 2023 फाइनेंशियल ईयर में, बट अगेन मैं बोल दूं, परफॉर्मेंस हमारी बुरी नहीं है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। बट अगेन इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम है। और गुजरात और राजस्थान का कॉन्ट्रीब्यूशन तो आप देख ही सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं आपको सोलर और विंड कैपेसिटी डेवलपमेंट में। इसके अलावा देखा जाए तो देखो, यहां पर कुछ और ऑप्शंस के ऊपर भी बातचीत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों ना हम बर्ड डाइवर्टर्स का यूज करें। दैट मीन जब भी कोई हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो तो वहां से बर्ड्स उसके पास ना होकर के दूर से निकल जाएं। इस बात को 2021 के वर्डिक्ट में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, बट अगेन इसके ऊपर इतना इफेक्टिवली काम नहीं किया गया। इसके अलावा कैप्टिव ब्रीडिंग का भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हाँ जी, एक सेपरेट सिस्टम हम तैयार कर दें जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन को हम ज्यादा से ज्यादा एनहांस करें, बढ़ावा दें। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो हमें देखनी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया, राइट। अब देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है एक्सपर्ट कमेटी की। अभी टेंटेटिव डेट 31 जुलाई बताई जा रही है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहां पर प्रोविजन है एनवायरमेंट से रिलेटेड? आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A आपको फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A भी कहता है कि भाई ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स करें। और वहीं आर्टिकल 51A सिटीजन्स की ड्यूटीज इंश्योर करता है कि भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, ओके। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।